सावरकर का आजादी के आंदोलन में माफीनामा प्रमुख है, या उन्होंने जिस तरीके से आजादी के आंदोलन में कोई हिस्सेदारी की, उनको जो 9 साल के 25-25 साल की सजा हुई थी और 9 साल के बाद उन्होंने माफीनामा लिख करके और अपने को सरेंडर कर दिया और अंग्रेजों के साथ जुड़ गए, पेंशन भी पाने लगे। तो मुख्य रूप से क्योंकि आज सावरकर के विषय में बात जब हम कर रहे हैं तो बात सावरकर की बात ही इतनी हो रही है कि आजादी के आंदोलन में आज उसकी प्रासंगिकता है अथवा नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो दोनों आयाम आपने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के इंगित किए, वो दोनों इतिहास का सच है, दोनों सत्य है। लेकिन जो अभी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी बार बार खड़ी हो रही है, इस तरह की कंट्रोवर्सी, ये बात सही है कि जब हम लोग स्कूलिंग के समय में थे और पढ़ते थे तो उस समय भी आजादी के लड़ाई के जो हीरोज थे उनकी चर्चा होती थी, लेकिन इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी सावरकर को लेकर के उस समय उठाई नहीं जाती थी। जबकि ये इतिहास का सच जो आज है ये तब भी था, क्योंकि इतिहास में घटित हुआ था। और वो सच ये है कि सावरकर एक क्रांतिकारी थे, उनकी विचारधारा कुछ भी रही हो, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में एक क्रांतिकारी की तरह उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दर्ज की थी। लेकिन दूसरा पहलू भी उतना ही सच है कि उन्होंने आज ही जाकर के जेल की यातनाओं से, काले पानी की यातनाओं से बार बार माफीनामे भी दर्ज किए थे। तो इस पर पहले चर्चा नहीं हुआ करती थी। ये चर्चा कब शुरू होती है हिंदुस्तान की राजनीति में? ये चर्चा तब शुरू होती है जब अनावश्यक तोड़ मरोड़ के इतिहास के तथ्यों को, और केवल तोड़ मरोड़ करके घुमा फिरा के ही नहीं बल्कि मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर नेहरू पे अटैक शुरू होता है। और गांधी की हत्या के जो खामियाजे थे, भुगतते पड़े थे इतिहास में, उसका जो सबक था, उस सबक से बचने की कोशिशों के बावजूद गाहे बेगाहे इस तरह के लोग गांधी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जब आप इस तरह के नेशनल हीरोज पे, जो सबसे बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के रहनुमा थे, उनके ऊपर कॉन्काक्टेड फैक्ट्स के आधार पर, गढ़े हुए तथ्यों के आधार पर झूठी लांछनाएं उछालेंगे तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और प्रतिक्रिया का ये दौर जब से शुरू हुआ तब से ये कंट्रोवर्सी ज्यादा उठने लग गई। अन्यथा उनके व्यक्तित्व का जो स्वतंत्रता आंदोलन में शिरकत वाला पहलू ही है, उसकी ही चर्चा पहले ज्यादा हुआ करती थी। उनका जो दूसरा पहलू है वो उस समय भी सत्य था, लेकिन उस पर उतनी चर्चा नहीं होती थी, इस मर्यादा के तहत कि जिन लोगों ने कुछ भी सकारात्मक भूमिका देश की आजादी की लड़ाई में निभाई है वहीं तक सीमित रहना चाहिए, और जो नकारात्मक पहलू थोड़े हो भी उनके व्यक्तित्व के तो उन पे बहुत चर्चा करना जरूरी नहीं है, वो गैर जरूरी है। तो ये मर्यादा जो निभाई जाती थी, जब मर्यादाएं दूसरी तरफ से टूटने लगी और बाकायदा एक आईटी सेल, एक दल का, उससे जो एलाइड संगठन हैं उनसे जुड़े हुए लोग बहुत वल्गर स्तर पर उतर करके नेहरू पर, गांधी पर आक्षेप करने लगे। जो हमारे राष्ट्रीय रहनुमा हैं, जिनके बीच हम जानते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों के बीच मतभेद हुआ करते हैं, लेकिन बड़प्पन की कसौटी ये होती है कि उनके बीच मनभेद कभी नहीं होते। तो काम करने में, किसी एक आंदोलन का हिस्सा बन करके काम करने में कहीं रणनीति को लेकर के, कहीं दूसरे बातों को लेकर के मतभेद वगैरह आया करते हैं, लेकिन वो लोग काम तो एक साथ करते थे। लेकिन ये लोग कभी नेहरू सुभाष का मुर्गा लड़ाएंगे, कभी गांधी भगत सिंह का मुर्गा लड़ाएंगे, कभी नेहरू पटेल का मुर्गा लड़ाएंगे। तो तमाम कॉन्काक्टेड फैक्ट्स
तमाम गढ़े हुए तथ्यों के आधार पर झूठी कहानियां गढ़ करके जब इस तरह के आप आक्षेप उछालोगे तो उसके प्रत्युत्तर में इस तरह की बातें आएंगी ही, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अन्यथा ये बात सही है कि उनके व्यक्तित्व के जो दोनों पक्ष हैं वो दोनों इतिहास का सच है।